आज दरवर्षीप्रमाणे समितीच्या वतीने हा कार्यक्रम आम्ही साजरा करत असतो। या समितीचे जे काही वाटचाल आहे ते मी वाटचाल थोडक्यात आपल्याला सांगू इच्छितो। या समितीची संकल्पना 1990 साली इंदिरानगर इथे जे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या समितीची स्थापना व्हावी असा एक संकल्प केला होता आणि 1991 मध्ये समितीची स्थापना झाली। त्यानंतर या समितीचे मुख्य मार्गदर्शक इजड खोब्रागडे सर हे इथे RDC असताना त्यांच्या संकल्पनेतून इथं आपल्या चंद्रपूर शहरामध्ये एक मोठं आपल्या समाजाचं सभागृह व्हावं अशी एक संकल्पना सरांनी त्यावेळेस मांडली होती आणि हे सभागृह कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निधीमधून त्यांच्या देणगीमधून व्हावं। तर ही संकल्पना कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी साक्षातमध्ये उतरवली आणि या समितीचं 1993 मध्ये 1 एकर जागा ही विकत घेतली। त्यानंतर निळू फुले सिनेस्टार अभिनेता यांच्या हस्ते या समितीच्या या सभागृहाचा पायाभरणी कोनशिला समारंभ पार पडला आणि 93 पासून या सभागृहाचं बांधकाम सुरू झालं। 2003 मध्ये बांधकाम पूर्ण होऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय सुशीलकुमार शिंदे सर यांच्या हस्ते या सभागृहाचं उद्घाटन पार पडलं। ही समिती एवढ्यावरच न थांबता बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाला जेव्हा समाजकंटकांनी जे तिथल्या वाचनालयाला आग लावली होती तर तिथे या समितीनं 50,000ची ग्रंथसंपदा तिथे दान केली होती। त्यानंतर शहरामध्ये 3 दिवसीय असं एक मोठं साहित्य संमेलन या समितीनं घेतलं होतं। त्यानंतर जे आपण बघतो आहे की 15-16 ऑक्टोबरला जे दीक्षाभूमी येथे कार्यक्रम होत आहे, या समितीनेच्या पुढाकाराने तो कार्यक्रम सर्वात प्रथम सुरू केला आणि आता आपण बघतो आहे की लाखोच्या संख्येने तिथं दीक्षाभूमीवर 15 आणि 16 ऑक्टोबरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाकरिता लाखो बुद्ध अनुयायी तिथे येत असते। त्यानंतर एवढंच नव्हे तर संविधान सन्मान दिनाचा जो कार्यक्रम आहे या समितीचे मार्गदर्शक इजड खोब्रागडे सरांनी आम्हाला संकल्पना दिली की संविधानाचं संवर्धन झालं पाहिजे आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत त्याचं महत्त्व गेलं पाहिजे। 2012 मध्ये आम्ही हा उपक्रम 26 नोव्हेंबर 2012 पासून हा सुरू केला। 2012 मध्ये आपण बघितलं आहे की 30 ते 40 हजार लोकांचा एक रॅलीच्या रूपाने तिथं आपण सुरुवात केली आणि तेव्हापासून या शहरामध्ये या राज्यामध्ये एवढंच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये हा संविधान दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। त्याचं संपूर्ण श्रेय त्याची सुरुवात जी आहे ते इजड खोब्रागडे सरांनी केलेली होती। एवढंच नव्हे तर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे जे कार्यक्रम आहेत त्यानंतर सामाजिक शैक्षणिक आणि या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ही समिती कार्यरत आहे आणि हा जो गुणवत्ता विद्यार्थ्याचा सत्कार सोहळा आम्ही मागील 10 वर्षापासून या समितीद्वारे पार पाडत आहोत। यामध्ये आम्ही 10 ते 12 शहरातील ज्युनियर कॉलेज आणि हायस्कूल यांचे मध्ये जे काही 80% आम्ही त्यांची निवड करत असतो, त्यांच्याकडनं यादी मागवतो आणि 100 ते 150 विद्यार्थ्यांचा सत्कार दरवर्षी आम्ही इथे पार पाडत असतो। एवढंच नव्हे तर या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भविष्याबद्दल अधिक माहिती व्हावी आणि शिक्षणामध्ये त्यांनी चांगली प्रगती करावी याबाबतचे आम्ही असे अनेक कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम राबवत असतो। यामध्येच आज या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय अनिल रामटेके सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे आणि त्यांचं बरीच अशी प्रचिती आहे की त्यांनी बरेच असे पुस्तकं लिहिली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात सामाजिक चळवळीमध्ये ते भाग घेतात। गरिबांना
जे काही विद्यार्थ्यांना फी देणे शक्य नसेल अशांना त्यांनी एक संघटना तयार केली आहे. ज्यांना फीची आवश्यकता असेल, पुस्तकं नसेल, अशा बरेचसे त्यांनी एक संघटनेद्वारे ते काम करत असतात. असे जे काही मोठ्या पदावर गेलेले लोक फार क्वचितच असतात की जे समाजाचा विचार करतात. आज या प्रास्ताविकेच्या निमित्तानं मी एवढंच बोलू इच्छितो आणि इथेच थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. खरं तर आज या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले तथा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार संवर्धन समितीतर्फे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ आपण आयोजित केला. आणि आज बऱ्यापैकी माझाही कार्यक्रम नागपूरला होता, पण पाऊस सगळीकडे इतका आहे आणि एखाद्या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्यानंतर आता पावसामुळे लोक येऊ शकत नाही, ही अडचण मीही समजू शकतो. पण अशा वेळेस आयोजन करणाऱ्याची फार तारांबळ उडते की पाहुणे आपण तर बोलावले, मग लोक हजर राहतील की नाही राहतील, पण शेवटी हाती घेतलेला कार्यक्रम हा यशस्वीरित्या पार पाडणं हे आयोजन समितीचं कर्तव्य असते. आणि कार्यक्रमाचं आयोजन करत असताना सुरुवातीपासून तर कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत कार्यक्रम पूर्णपणे पार पाडून त्या कार्यक्रमाची हाती घेतलेली धुरा ही पार पाडणं त्या आयोजकांचं कर्तव्य असते. आणि खरं तर मी आपल्या सगळ्या या कार्यकारी मंडळाला मनापासून शुभेच्छा देईल की अतिशय चांगला असा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केला. अनेक असे विद्यार्थी आहे की जे शाळा शिकत असताना असो, कॉलेज शिकत असताना ज्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रावीण्य गाजवलं अशा विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ आपण या ठिकाणी आयोजित केला. आणि आयोजित करत असताना ज्या क्षेत्रात प्रावीण्य यांनी गाजवलं नक्कीच त्यांना वाटते की आपणही जी शाबासकीची थाप त्यांच्या पाठीवरून फिरवणार आहात, नक्कीच त्यांना समोरील भविष्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीचं पाठबळ आपल्या या सत्कारामुळे त्या ठिकाणी मिळेल. आणि बरेच विद्यार्थी देखील या ठिकाणी आहे आणि विद्यार्थ्यांचे पालक देखील या ठिकाणी आहे. त्यांनाही मी विनंती करेल की बऱ्याचदा असं होते की विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा असते, एखाद्या पोरांना डॉक्टर क्षेत्रात जायचं असते, कोणाला शिक्षक व्हायचं असते, कोणाला इंजिनियर व्हायचं असते, पण आईवडिलांची जबरदस्ती असते की आपल्या पोरांना इंजिनियरच झालं पाहिजे. पण त्याला जर इंजिनियर व्हायचं नसेल आणि जबरदस्तीनं त्याला जर त्या क्षेत्रात आपण टाकत असेल तर नाही तोपर्यंत काम करण्यात त्यांनाही रस येणार नाही. पण आता असं झालं की बाजूचा पोरगा इंजिनियर झाला तर आपल्याला वाटते आपलाही पोरगा इंजिनियरच झाला पाहिजे. पण जरुरी नाही की डॉक्टर इंजिनियर होणारेच लोक हे मोठ्या हुद्द्यावरती जातात. आम्ही जिल्हा परिषद शाळेतून शिकून आलो, आम्ही काही फार मोठे इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये शिकलो नाही, जिल्हा परिषदचं शाळा घेऊनही आज डॉक्टर इंजिनियर आपल्या हाताखाली काम करतात हे देखील या ठिकाणी अनुभवलं. बऱ्याचदा असं होते की आपण शाळा शिकत असताना मेरिटचे असणारे विद्यार्थी आणि 50 खाली न येता काम नेहमी स्वतंत्रपणे केलं पाहिजे. स्वतंत्रपणे काम करण्यात जो रस असतो तो इतर कुठंही येत नाही. बऱ्याच मुलांना खेळाच्या क्षेत्रात आवड असते आणि ते क्षेत्र आपण जर का निवडलं तर त्याच्या ऐच्छिक क्षेत्रात काम करण्याची चांगली संधी त्याला मिळते. आणि अनेक प्रावीण्य गाजवणारे विद्यार्थी या ठिकाणी आहे. आणि विद्यार्थ्यांना देखील सांगतो की शिकवणारे शिक्षक जरी त्यांचे असले तरी सगळ्यात मोठं यश हे विद्यार्थ्यांच्या यशामध्ये त्यांच्या आईवडिलांचं असते. कारण परीक्षा त्याने जरी दिली असली तरी आईवडिलांची ही कसरत परीक्षेदरम्यान सगळ्या विद्यार्थ्यांची होते. आणि आपल्या शिक्षकांबरोबर आईवडीलसुद्धा आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचे गुरु म्हणून आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात. या ठिकाणी उपस्थित सगळ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना मी त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी मनापासून शुभेच्छा या ठिकाणी देते. आणि खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर आदरणीय वावरे साहेबांचा आग्रह होता की या ठिकाणी मी त्यांचा सत्कार स्वीकारण्यासाठी आलं पाहिजे. आणि आपण बघितलं की 2019मध्ये माझे पती या ठिकाणून खासदार म्हणून होते. त्यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर ही जबाबदारी माझ्यावरती आली. आणि ही जबाबदारी पेलत असताना आपण सगळ्या लोकांच्या सहकार्यामुळे, कारण ज्या पद्धतीनं सगळ्या शेड्यूल कास्ट लोकांनी माझ्या या इलेक्शनमध्ये मेहनत घेतली, स्वतःचं जीवाचं रान करून माती कपाळाला लावून आपण सगळेजण ज्या पद्धतीनं फिरले, कारण इवन पक्षाचेही काही पदाधिकारी होते की ज्यांनी काम केलं नाही, मात्र मुस्लिम समाज आणि शेड्यूल कास्ट समाज हा पूर्ण ताकदीनिशी या निवडणुकीत माझ्यासोबत होता. आणि ही निवडणूक मी फक्त भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर ही निवडणूक लढवली. आणि आपल्याला माहीत आहे जर संविधानानं हा अधिकार दिला नसता तर एक महिला
म्हणून मी तुमच्या समोर राहिली नसती. मी 5 वर्ष आमदार म्हणून देखील काम केलं आणि आता खासदार म्हणूनही तुमच्या समोर आहे. तर बाबासाहेबांनी जे घटनेत तरतूद केली त्याच्यामुळे मी आपल्यासमोर आहो आणि तो अधिकार मला या ठिकाणी मिळाला. म्हणून माणूस कितीही मोठ्या हुद्द्यावर जाईल पण राज्यघटनेनं दिलेला अधिकार आपल्याला कदापिही विसरता येणार नाही. आणि ही निवडणूक लढवत असताना आम्ही वारंवार भाषणातून सांगायचो की संविधान वाचवण्याची, देश वाचवण्याची आमची ही लढाई आहे. पण ज्या पद्धतीचं राजकारण देशात चालू आहे, आपण बघतात अनेक भाजपचे लोक त्या ठिकाणी वक्तव्य करत आहे की संविधान हे बाबासाहेबांनीच लिहिलं नाही. आज एखाद्या 2 वर्षाच्या पोराला विचारलं तोही सांगेल की संविधान कोणं लिहिलं. पण भाजपवाल्यांना अजूनही हे उलमडलेलं कोडं आहे आणि आपल्या सगळ्यांना ते कुठंतरी त्यांना लक्षात आणून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण आपण एकंदरीत बघितलं असेल की महाराष्ट्रातही ज्या पद्धतीचा प्रचार प्रसार सगळ्या काँग्रेसच्या लोकांनी केला, मागच्या वेळी फक्त 1 खासदार होता आणि आता 17 सीट्स लढवल्या, त्याच्यातले जवळपास 13 आमदारांचे आणि 1 अपक्ष असे 14 आमदार काँग्रेसचे या ठिकाणी निवडून आले. आणि हे निवडून आले तर कुठंतरी वेळ होती की आपण आज या ठिकाणी मी देखील खासदार म्हणून काम करत आहे. तर काम करत असताना बाबासाहेबांनी जे अधिकार आपल्याला दिले ते अधिकार संविधान जिवंत ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण कुठंतरी संविधान संपवण्याचा जो कटकारस्थान या भाजपचे लोक रचत आहे हे कुठंतरी मोडकळीस आपण आणलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकजुटीनं ही संविधान वाचवण्याची लढाई लढली पाहिजे असं वारंवार आम्ही या लोकसभेच्या प्रचारादरम्यानही सांगत होतो. आणि कुठंतरी त्या बाजूनं आपले सगळे शेड्यूल कास्ट लोक या काँग्रेसच्या पाठीमागं भक्कमपणे राहिले. आणि प्रचारात फिरत असताना वावरे सर, आपली सगळी टीम, इव्हन माझे 6 मतदारसंघात आपल्या समाजाच्या सगळ्या लोकांनी अतिशय सक्षमपणे काम केलं. नाहीतर खरं तर मी एकटी या ठिकाणी उमेदवार म्हणून असताना एकटीच्या बसची ही बात नव्हती. पण आपण सगळे अतिशय सक्षमपणे, बऱ्याच ठिकाणी असं झालं की अनेक बुद्धविहार असे होते, अनेक आपले लोक असे होते की ज्यांच्यापर्यंत या प्रचारादरम्यान मी पोचू शकली नाही. पण प्रत्येकाने आपापल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व केलं, प्रत्येकाने आपापला समाज हा सांभाळून ठेवून समाजात जे नेतृत्व करणारे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचवून काँग्रेसची भूमिका मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. आणि निवडून आल्यानंतर आता माझी जबाबदारी आहे की जे लोक माझ्या खांद्याला खांदा लावून माझ्यासोबत काम करत होते त्यांना जिथं जिथं अडचणी जाईल, जिथं जिथं त्यांचे कामं रखडलेले राहील, त्याच ताकदीनं, म्हणजे ज्या ताकदीनं तुम्ही माझ्यासोबत होता त्याच ताकदीनं तुमच्या खांद्याला खांदा लावून या भागाची लोकप्रतिनिधी म्हणून मी देखील आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील हा विश्वास मी या ठिकाणी देतो. केव्हाही गरज पडली तर हक्काने एक लहान बहीण म्हणून, मुलगी म्हणून कुठलंही काम असेल तर नक्की सांगा. ही प्रतिभा धानोरकर सदैव तुमच्या सेवेत हजर राहील एवढा विश्वास आपल्याला देतो. आणि आज आपण जो सत्कार या ठिकाणी केला, बऱ्याचदा कुणबी समाजाचे असो, इतर समाजाचे पार्टीचे सत्कार होतात, पण जनरली शेड्यूल कास्ट समाजाकडून सत्काराचा कार्यक्रम कधी आयोजित केला जात नाही. पण मला विशेष आनंद आहे की आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आणि तुमचा तो सत्कार स्वीकारण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. अतिशय चांगला कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेतला. नक्कीच आपल्या या कार्यक्रमामुळे जे जे विद्यार्थी या ठिकाणी आहेत त्यांना देखील पुढील भविष्यात एक चांगल्या पद्धतीचं पाठबळ या आपल्या सत्कारामुळे मिळतील आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी देखील या भागाची खासदार म्हणून मनापासून शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. पुनश्च आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महापुरुष, महानायिका, महामानव ज्यांनी या देशामध्ये असमानतेला आव्हान करून एक देशामध्ये समता प्रस्थापित व्हावी आणि एक मानवतावादी संस्कृती निर्माण व्हावी आणि सगळ्यांना डिग्निटीपूर्ण वातावरणात जीवन जगता यावं यासाठी आपल्या जीवाचं रान केलं आणि आपल्याला या परिस्थितीमध्ये आता आणून ठेवलेलं आहे की एक भारतीय संविधान जे निर्माण झालेलं आहे त्या संविधानाच्या द्वारे आपण एक
अत्यंत चांगलं असं जीवन जगू शकतो या परिस्थितीमध्ये आणून ठेवण्यासाठी जेवढे कष्ट घेतलेल्या सगळ्या मानव आणि महानायकांना माझं त्रिवार वंदन. महात्मा ज्योतिबा फुले तथा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार संवर्धन समिती चंद्रपूरच्या विद्यमाने आज गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा यावर्षी 2024 रोजी आज आयोजित करण्यात आलेला आहे. निसर्गाने पाहिजे तशी साथ आज दिलेली नाही, तरीसुद्धा फार कष्ट घेऊन हा कार्यक्रम समितीने आयोजित केला. अशा प्रकारे भाषण देण्याची माझी शैली नाही. मी मंचावर भाषण देत नाही, पण कधी कधी असं प्रास्ताविक करावं लागतं. माझा नॉर्मली विद्यार्थ्यांशी संपर्क असतो आणि मी एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करून काही विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे गुण, आवश्यक नसणाऱ्या बाबी याच्यावर चर्चा करत असतो. पण तरीसुद्धा मी हा चॅलेंज आज स्वीकारलेला आहे की जर इतका उशीर जरी झाला, इतका वेळ जरी झाला आणि माझ्याकडे असलेल्या ज्या मला आवश्यक अशा वाटतात त्या सुविधा इथे नसल्या तरीही काही अशा गोष्टी आपल्या विद्यार्थ्यांना माहिती पडाव्या त्या मी सांगण्याचा प्रयत्न करेल. तत्पूर्वी मंचावर उपस्थित या कार्यक्रमाच्या उद्घाटिका ज्या आत्ताच उद्घाटन करून आणि काही विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून इथे गेलेल्या सन्माननीय श्रीमती प्रतिभाताई दानोरकर मॅडम, कार्यक्रमाचे या अध्यक्ष आयुष्यमान विजय उमरे सर, या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करणारे आयुष्यमान दिलीप वावरे सर आणि जे सचिवसुद्धा आहेत या समितीचे, आणि या समितीचे अन्य पदाधिकारी जे मंचावर आणि मंचाच्या समोर बसलेले आहेत त्या सगळ्यांना आणि इथे उपस्थित सगळे पालक आणि विद्यार्थी मित्रांना माझा सप्रेम जय भीम. निमंत्रण पत्रिकेमध्ये बरेच वक्तांचे नावं होती, तेव्हा मला असा प्रश्न पडला होता की माझा नंबर केव्हा येईल, पण इतक्या लवकर येईल असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. मी काय बोलावं हे पण मला कळत नाही, कारण विद्यार्थ्यांना नॉर्मली एक विषय असला पाहिजे. मला असं वाटतं कोणत्याही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायचं असेल तर एक विषय असला पाहिजे, आणि विषय असेल तर मग आपण त्या विषयाच्या अंतर्गत आपण त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. आज मी असं समजतो की जर आपण 10वी किंवा 12वीच्या विद्यार्थ्यांना चा सत्कार करतो आहे तर त्यांच्या अनुषंगाने त्यांना आवश्यक नसणाऱ्या काही गोष्टी आपण सांगितलेल्या पाहिजे असं मला वाटतं. मी माझा अल्पसा परिचय देण्याचा प्रयत्न करतो आहे, कारण जेव्हा आपण कोणाचा ऐकतो, माननीय खासदार मॅडम आलेल्या होत्या, त्यांचा परिचय तुम्हाला असतो, पण एक वक्ता म्हणून मी इथे आलेलो आहे तर माझा परिचय ज्या लोकांना नाही आहे त्यांना नसेल तर ऐकण्याची थोडी क्षमता किंवा आपली पसंती नसते. काही लोक मला परिचित आहेत, परंतु जे परिचित नाही आहेत त्यांच्यासाठी मी सांगतोय की मी चंद्रपूरचाच मूळचा राहणारा आहे. इथूनच मी 10वी आणि 12वी केलेलं आहे. ज्युबिली हायस्कूलमधून मी 10वी केलं आणि जनता कॉलेजमधून मी 12वी केल्यानंतर मी VNIT नागपूरमधून अभियांत्रिकी म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेतली. त्यानंतर मी IIT मुंबई इथून मास्टर्स केलं, MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. त्यानंतर मी इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस थ्रू UPSC थ्रू IRSS म्हणून माझं सिलेक्शन झालं आणि मी मागच्या 34 वर्ष रेल्वेमध्ये विविध पदावर नोकरी केलेली आहे. त्या दरम्यान मी थोडंफार अन्य शिक्षण घेतलं, त्यात रिलेटेड टू मोटिवेशनल लेक्चर्स, आणि मी MA सायकॉलॉजी करत आहे आणि ब्रेन अँड बिहेवियर वगैरे वगैरे, म्हणजे सायकॉलॉजी, मुलांच्या सायकॉलॉजीच्या रिलेटेड मी थोडासा अभ्यास केलेला आहे. आणि 2015मध्ये मी चेअरमन रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड बिलासपूर असताना विद्यार्थ्यांशी माझा संपर्क आला आणि तेव्हापासून मी विद्यार्थ्यांसाठी 3 तासाचं मोटिवेशनल लेक्चर घ्यायचो. त्याचं नाव होतं माइंड अँड मोटिवेशन. आणि मला त्याचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मी याला खूप कंटिन्यू केलं. ते करता करता माझा संपर्क आला स्टुडंट केअर असोसिएशन नावाच्या एका संस्थेशी.
स्टुडंट केअर असोसिएशन ही एक संस्था आहे जी अत्यंत गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक आणि आर्थिक मदत नुसती करत नाही, तर त्यांना एक चांगला विद्यार्थी म्हणून कसं घडवायचं, एक चांगलं व्यक्तिमत्व कसं घडवायचं आणि त्यांना देशासाठी पेबॅक टू सोसायटी कसं करता येईल, आपल्या समाजाला परतफेड कशी करता येईल याचं मार्गदर्शन त्यांना करत असतात. त्यातले काही विद्यार्थी आज इथे आहेत. तर असं माझा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर मग मी रेल्वेमधून 1.5 वर्षापूर्वी स्वैच्छिक निवृत्ती घेतली. माझं रिटायरमेंट यावर्षी होणार होतं. मी मागच्या वर्षी रिटायरमेंट घेतलं आणि मग त्या दरम्यान रिटायरमेंटनंतर एक मी छोटंसं पुस्तक लिहिलं आहे विद्यार्थ्यांसाठी. हे पुस्तक आहे. या पुस्तकाचं नाव आहे एम्पॉवरिंग थॉट्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ माइंड. म्हणजे आपल्या मनाचा विकास करण्यासाठी ज्या विचारांची आवश्यकता असते ते. पण हे इंग्रजीमध्ये आहे. याचं मराठी आणि हिंदी आवृत्ती लवकरच येणार आहे. हे पुस्तक तिकडे अवेलेबल आहे स्टॉलवर. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घ्यावं. याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या गोष्टी मी का बरं हे पुस्तक लिहिलं, कारण मी जेव्हापर्यंत विद्यार्थी होतो तोपर्यंत या गोष्टी मला माहीत नव्हत्या आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी विद्यार्थी दशेत आपल्याला माहिती असतील तर आपण अधिक चांगलं आपल्या जीवनामध्ये प्रगती करू शकतो. आणि त्यामुळे मग हे पुस्तक लिहिण्याचा मी प्रयास केलेला आहे. आणखी याच्या आवृत्ती येणार आहेत, म्हणजे मराठी आणि हिंदी. एवढं सांगितल्यानंतर मग आपण विद्यार्थ्यांना ॲक्च्युअल मार्गदर्शन जे मला करायचं आहे त्याच्यामध्ये 2 भागामध्ये मी करणार आहे. पहिला भाग म्हणजे मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे आणि दुसरं म्हणजे मग मी तुम्हाला काही सांगणार आहे 8 अशा गोष्टी ज्या जे टॉपर्स लोक असतात ना, टॉपर्स ज्याला आपण टॉपर्स म्हणतो, ते टॉपर्स लोकांकडे असतात पण ते आपल्याला सांगत नाही. म्हणजे टॉपर्स लोकांच्या 8 सिक्रेट तुम्हाला सांगणार आहे. तयार आहे तुम्ही? तयार आहे तुम्ही ऐकायला? थोडा आवाज. हां, असं थोडं जोरात बोलायचं म्हणजे मला थोडं मजा येते. म्हणजे माझी स्टाईलच ती आहे तसं सांगायची. तर आता इथे थोडंसं मला अवघड होत आहे पण मी ट्राय करेन. ठीक आहे. काही माईक कधी लागला तर तिकडे एक कॉर्डलेस माईक विद्यार्थ्यांमध्ये असावा, कोणाकडे तरी. तर पहिली स्टोरी मी सांगणार आहे. हॅलो, चेक चेक. मला माहिती आहे की वेळ खूप झालेला आहे आणि ज्यांचा सत्कार होणार आहे त्यांना हे पडलं आहे की हे भाषण कधी संपणार आणि आम्हाला आमचं बक्षीस किंवा आमची प्राईज कधी मिळणार. परंतु त्याच्याही महत्त्वाचं मी तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे त्या बक्षिसांपेक्षा. ते तुम्ही ऐकावं असं माझी इच्छा आहे. तर एक स्टोरीने आपण सुरुवात करू, आहे ना. मी कधीही हिंदीमध्ये बोललो तर चालेल? हिंदीमध्ये है ना, हिंदी आई एम मोर कन्वीनियंट, है ना. ठीक है, चलेगा. तो हिंदी में बताता हूँ. एक पापा थे और उनकी एक बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही प्यारी, बहुत छोटी सी बच्ची थी. वो पापा हमेशा लेट आते थे और सुबह निकले घर से 5:30 बजे और रात को बहुत देर से आए. बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे. 11:30-12 बजे आए, नहाए वाए, फ्रेश हो गए और उनको ऐसा लग रहा था, इतनी थकान हो गई थी कि उनको लग रहा था मैं जाके अपने बेड पे सो जाऊँ अभी, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं. इतने में उनकी छोटी सी प्यारी सी 5 साल की बच्ची आई और बोले पापा मेरे साथ खेलो. वो पापा उनके साथ खेलेंगे. बहुत थके हुए थे, खेलेंगे? शायद नहीं. पापा सो गए. ये दिन तो निकल गया. ऐसे ही कुछ दिन बाद पापा फिर से 5:30 बजे घर से गए. दिन भर काम करते रहे और दिन भर काम करने के बाद इतने थक गए थे, रात को 11:30-12 बजे घर में आए. फिर से वो 5 साल की बच्ची उनका इंतजार कर रही थी. लेकिन पापा थक गए थे तो वो नहाए और फिर से उनको लग रहा था अभी सो जाना चाहिए, खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे, अभी सो जाएंगे. वो सोने को जा ही रहे थे, उतने में बच्ची वो 5 साल की दौड़ी दौड़ी उनके कमरे में आई, बेडरूम में, और उनको बोला पापा मम्मी किचन में गिर गई है, उठ नहीं रही है, बेहोश हो गई है. पापा फिर से सो गए क्या? सोएंगे क्या? पापा उठ गए, किचन में गए, मम्मी को उठाया, उठ नहीं रही थी. पानी डाला, नहीं उठ रही थी. मम्मी को उठाया, ऐसे उठा के बाजू में एक ऑटो रिक्शे वाला था, उसके ऑटो में डाला, अस्पताल में लेके गए. अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करके अभी इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा. उन्होंने हॉस्पिटल में रात को, है ना, 1-2 बजे ऑपरेशन थिएटर में चली गई मम्मी. और सुबह
7-8 बजे तक होश में नहीं आई और तब तक पापा नहीं सोए। पापा को बहुत नींद आ रही थी 12 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे तक पापा नहीं सोए। आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्यों? बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब बताइए बेटा। हाँ, माइक दे दो। पापा क्यों नहीं सोए? एक वर्ड में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, 1-2 वर्ड में होना चाहिए। क्योंकि पापा के लिए वो काम इम्पोर्टेंट था। पापा के नींद से ज्यादा वो काम इंपॉर्टेंट था। राइट। और कोई जवाब? और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? पीछे से, आगे से, कोई भी बोल सकता है, इधर से। कम ऑन। कोई बोलना चाहेगा कि पापा क्यों नहीं सोए? पापा को बहुत नींद आ रही थी 11, 11:30 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे तक जब तक मम्मी को होश नहीं आता पापा नहीं सोए। क्यों जी? एनीबडी वांट टू स्पीक? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बताता हूं आपको। इन्होंने सही कहा था, किसी ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि पापा को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, है ना? पापा को नहीं सोने के लिए कारण था। पापा को नहीं सोने के लिए कारण था। और जिस दिन आपको भी अपने जीवन में कुछ बनने के लिए कोई कारण मिल जाएगा, आप भी नहीं सोएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है कि मैं जब पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ तो मुझे नींद आती है। नींद नहीं आने के लिए पढ़ाई करते वक्त कुछ कारण चाहिए कि मैंने क्यों पढ़ना है, क्यों मैं पढ़ूं, क्या होगा पढ़ाई से, क्यों मैंने पढ़ना चाहिए, क्यों मैंने डॉक्टर बनना चाहिए, क्यों मैंने इंजीनियर बनना चाहिए, क्यों मैंने वकील बनना चाहिए, क्यों मैंने कुछ हासिल करना चाहिए जीवन में। इसके लिए अगर जबरदस्त कारण होगा तो आपको नींद नहीं आई, है ना? प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपकी नींद उड़ा दे, है ना? तो वो सपने देखना है। सपने वो देखो जिससे आपकी नींद उड़ जाए। तो बाबा साहब जब 18 घंटे पढ़ाई कर सकते 24 घंटे में से, जबकि एक पाव और कॉफी के आधार पर, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारे लिए कुछ कारण ही नहीं है ना। जब तक कारण नहीं, बाबा साहब के पास कारण था इस समाज व्यवस्था को बदलने का कारण, जो उन्होंने प्रताड़ना देखी है उसका कारण। आपके पास भी कारण होना चाहिए। और जब तक ये कारण हमारे पास नहीं आता, हम अच्छी जीवन में कुछ कर नहीं सकते, है ना? तो ये एक बात हो गई अपने पास। अच्छा, ये सब बताने के बाद जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं, मेरे पास ये किताब है, इसमें से 5 किताब मैं गिफ्ट करने वाला हूं आपको, स्टूडेंट्स को। तो मैं 5 सवाल पूछूंगा, जो मैं भाषण दे रहा हूं इसमें से रहेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर 5 सवाल रहेंगे। जिन्होंने हाथ पहले ऊपर किया, या मैं किसी एक बच्चे को हाथ पूछूंगा, उसने सवाल सही दिया तो ये किताब उसको गिफ्ट मिलेगी। राइट? 5 बुक्स। फिरोज सर अपने पास किताब है, राइट? ओके, नहीं अभी रहने दो, जब मिलेगा तब दे देंगे। तो पहली बात मैंने क्या बताई? अपने को अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमारे पास एक कारण होना चाहिए, है ना? कुछ भी करने का। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि मेरे गांव में मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा था कि केवल उस डॉक्टर तक सही समय पर पहुंच नहीं सके, इसलिए मेरे किसी चाहने बहुत ही प्रियजन की मौत हो गई। ये कारण बहुत काफी है डॉक्टर बनने के लिए। तो ऐसा कोई कारण होना चाहिए और ये कारण आप देखोगे तो जब आप महामानव, अपने महापुरुष, महानायिका, इनका जीवन संघर्ष देखोगे तो आपको अपने आप कारण मिल जाएगा। तो ऐसा ही एक कारण ढूंढो, पहला। दूसरी बात, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, मतलब बहुत आसान तरीके से 2 डेफिनेशन बताने वाला हूं। पहली डेफिनेशन है सक्सेस क्या होता है, यश क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, और फेलियर क्या होता है। ये दोनों की डेफिनेशन आप सुन लीजिए। फेलियर क्या है? उसको बोलते हैं अ फ्यू, आप रख सकते हैं, अ फ्यू डिसिप्लिन। मतलब पहले मैं फेलियर की बताता हूं, फेलियर की डेफिनेशन हिंदी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में भी बताऊंगा। जो
एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बनाई है, मिस्टर जिम रॉन करके है, उन्होंने बनाई है और बहुत ही अच्छी है, सटीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने लिख के रखना चाहिए। वो बोलते हैं कि फेलियर इज अ फ्यू एरर्स इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे। मतलब कुछ निर्णय की त्रुटियां, मतलब निर्णय लेने में हम त्रुटियां करते हैं कुछ, जो रोज रिपीट करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे, क्या बोलते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। लेकिन हम में से कितने लोग बोलते हैं कि बच्चों को जब बोलते हैं एप्पल खाओ तो खाते हैं, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन बोलते क्या होता है, इतना क्या फर्क पड़ता है, नहीं उठने से भी चलता है। थोड़ा सा जजमेंट, निर्णय में त्रुटियां, आज नहीं पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा कम पढ़ने से क्या होगा, अगर पालक की भाजी नहीं खाने से क्या होगा, थोड़ी सी त्रुटियां है निर्णय की, जो सही डिसीजन लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो पहली क्या है, अ एरर इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे। मतलब आज नहीं जाऊंगा, सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, कल भी नहीं उठूंगा, परसों भी नहीं उठूंगा, उठूंगा ही नहीं, तो ये एरर हो गया अपने जजमेंट में। एक दिन से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको रिपीट करोगे रोज रोज तो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना समुद्र हो जाता है कि आप उसको फिर वापस रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए कई कोचिंग क्लासेस लगाते हैं बच्चे 10वीं 12वीं में। एक दिन की क्लास को मिस करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इतना बैकलॉग निर्माण होता है कि वो फेल्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। ये डेफिनेशन है फेल्यूर की, बस सिंपल है। कोई भी फेल हो रहा है मतलब समझ लो कि वो ऐसा एरर कर रहा है जो उसने करना नहीं चाहिए और उसको रिपीट कर रहा है एवरी डे, है ना। वो एरर इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे। और सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन फॉलोड एवरी डे। मतलब छोटी छोटी डिसिप्लिन रोज फॉलो करता है वो बच्चा, रोज 2 घंटे पढ़ता है, कुछ भी हो जाए, बारिश आए, गेस्ट आए, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो रोज 2 घंटे पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा। फ्यू डिसिप्लिन, रोज सुबह 7 बजे उठना है, मतलब उठेगा, मैं कितने बजे सोऊंगा। फ्यू डिसिप्लिन फॉलोड एवरी डे। तो जो रोज डिसिप्लिन को फॉलो करता है वो सक्सेसफुल बनता है। तो 2 ही डेफिनेशन है फेल्यूर की। एक डेफिनेशन है कि एरर इन जजमेंट, मतलब हम जजमेंट कर लेते हैं कि भैया फ्रूट्स खाने से क्या होगा, मैं तो ये तो खा ही रहा हूं चिकन, लेकिन हर चीज को खाना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन आपको एक बता रहा था। फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अभी ये 2 डेफिनेशन हो गया, ये भी मैंने बताया, ठीक है। ये सब पूछने वाला हूं, इसमें से कुछ भी आप बता सकते हो, राइट, याद रखना है, इसलिए रिपीट कर देता हूं। फेल्यूर इज अ फ्यू एरर इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे, और सक्सेस है अ सिंपल डिसिप्लिन फॉलोड एवरी डे, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते रहते कि हमारी बहुत तकलीफ है, डिफिकल्टी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है ना। लेकिन आप समझ लो ये 2 रूल है जीवन के, सारे बच्चे समझ ले। 2 रूल है, पहला कि ये आपका जीवन है, मेरा नहीं है, ये आपका खुद का जीवन है, और जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, ये दूसरा रूल है। तो प्रॉब्लम्स किसी के खत्म नहीं होते, चाहे वो IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए, कुछ भी हो जाए, उसके प्रॉब्लम रहेंगे। जीवन में प्रॉब्लम खत्म नहीं होते। हमको उन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए खुद को बनाना पड़ता है, वो एबिलिटी लानी पड़ती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है अगर प्रॉब्लम है तो, कि अपने प्रॉब्लम की बारे में रोजों को बताते रहो और कुछ मत करो। दूसरा है सोचो ये मेरे प्रॉब्लम है और उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। 2 ही ऑप्शन है। अगर ये 2 ऑप्शन के ऊपर आप काम करेंगे, पहला ऑप्शन वाला बंदा क्या करता है, मेरे बहुत प्रॉब्लम है करके कुछ नहीं करता, बैठे रहता है। और दूसरा बंदा वो रहता है जो बोलता है कि ये मेरी लाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, जो प्रॉब्लम है खुद करूंगा, खुद टैकल करूंगा, और वो फिर आगे बढ़ता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो पहला रूल क्या है कि जीवन में ये मेरा जीवन है, और दूसरा जीवन में प्रॉब्लम रहेंगे। सॉल्यूशन क्या है, पहला ये मेरे प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ये मेरे प्रॉब्लम है, मैं खुद जिम्मेदारी लेता और मैं सॉल्व करूंगा।
ये अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक विषय होना चाहिए, तो मैंने ये लिख लिया कि स्टडी सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स, है ना। टॉपर्स के क्या स्टडी सीक्रेट रहते हैं, वो क्यों टॉप करते हैं, तो वो मैं 8 बातें बताऊंगा, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं बहुत बार, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। सीखने की आई, शिकण्याची आई आहे रिपीटेशन। जिस चीज को बार बार रिपीट करोगे हम सीख जाते हैं। तो रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग, फादर ऑफ एक्शन। बार बार रिपीट करोगे, जितने बार रिपीट करते रहोगे तो आप सीख जाओगे, और सीखने के बाद एक्शन भी लोगे। तो रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग, फादर ऑफ एक्शन एंड आर्किटेक्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। कुछ बन जाओगे जिस चीज को रिपीट करते हो। जैसे आपको दौड़ना नहीं आता, तो आप दौड़ने को रिपीट करो, 200 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसे ही रिपीट करोगे आसान हो जाएगा। 100 मीटर अगर 1 महीना 100 मीटर दौड़ोगे तो 1 महीने बाद 100 मीटर कुछ नहीं लगेगा। 2 महीने बाद आपको लगेगा मैं 500 मीटर भी कुछ नहीं है। 1 साल बाद आपको लगेगा 21 किलोमीटर भी कुछ नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। चाहे वो स्किल हो, ट्रेट हो, एकेडमिक हो, रिपीटेशन। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो मैं 8 स्टडी सीक्रेट आपको बताने वाला हूं, और उसकी तुलना, क्योंकि आजकल मैं ये भी आपको बताता हूं कि आप अगर बहुत ही सीरियस होकर मेरा भाषण सुनेंगे, सीरियस होकर मेरा भाषण नहीं सुनना है, बहुत ही आराम से सुनेंगे हम लोग, क्योंकि हमको ऐसा लगता नहीं पानी नीचे, आपको आनंद से होना चाहिए ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी के खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि रिश्ते तब तक ही कायम रहते हैं जब आप एक दूसरों की तरफ देखकर मुस्कुराते हो। और मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया हुआ आशीर्वाद भी बुरा लगता है, और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। और मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला सा नजर आता है, आईना धुंधला सा नजर आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ताली बजाना बहुत जरूरी होता है ना। ताली बजाना क्यों जरूरी होता है? उसका पहला कारण यह है कि जो बोलने वाला है उसको प्रेरणा मिलती है, कुछ अच्छा बोले। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी रहती है कि अभी 2 बजने के बाद किसी का ऐसा सीरियस भाषण सुनते वक्त कुछ लोगों की आंखें थोड़ी नाम हो सकती है। जब हम ताली बजाते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती है, और बहुत ज्यादा अच्छी बातें सुनने से वो वंचित नहीं रहता। तो ये एक सोशल वर्क है ताली बजाना, तो आप सोशल वर्क करते रहिएगा, राइट। तो अभी मैं 8 बातें बनाने वाला हूं। उसमें पहला बात है, 8 बातें बनाने के पहले मैं 3 कोट्स आपको बताने वाला हूं। 3 कोट्स, 3 लोगों के कोट्स बताने वाला हूं। सर टाइम तो अभी है ना। 3 कोट्स बताने वाला हूं। 3 कोट्स, कोट मतलब जो किसी बड़े लोगों ने बोले हैं। आपको यह बताना है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है। पहला कोट है, इफ यू थिंक, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब क्या बोल रहा है? अगर आप समझते हो मैं ये कर सकता हूं, या आप समझते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो दोनों सूरत में आप सही हो। नहीं समझा? ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना। मैं कर सकता हूं तब भी सही हूं, मैं नहीं कर सकता हूं तब भी सही हूं। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति है हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालक, जिन्होंने फोर्ड कंपनी को ढूंढ के निकाला था। वो कहते हैं। दूसरी कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका नाम सुना है अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट। वो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉलेज एजुकेशन इज नॉट मियर लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। मतलब कॉलेज का एजुकेशन केवल कुछ फैक्ट सीखने के लिए नहीं है, बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मतलब अपने मन को सोचने के लिए तैयार करना है, एजुकेशन का मीनिंग। ये कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। और तीसरी कोट है डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो कहते हैं द कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम कारण है अपने मन का विकास या बुद्धि का विकास होना चाहिए, या समृद्धि होनी चाहिए। ये 3 कोट है, याद रहे। पहली कोट थी किसकी? हेनरी फोर्ड। क्या बोला था? अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं, या आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तब दोनों सूरत में मैं सही हूं। दूसरी कोट थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉलेज एजुकेशन इज नॉट मियर लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मतलब कॉलेज के एजुकेशन केवल कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो अपने
अपने माइंड को सोचने के लिए तैयार करना है। और तीसरी बाबा साहब की कोट है, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि अपने बुद्धि का, अपने मन का विकास या समृद्धि होनी चाहिए। अब ये तीनों कोट में एक कॉमन थ्रेड है, कॉमन धागा है। काय है? कोण सांगेल हाथ ऊपर। कॉमन धागा काय है? कॉमन चीज क्या बोला? ये बच्चे से पूछो, ये माइक दो इनको। यस बेटा। हमारे लाइफ में हमें मीन्स हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए हमें सर। किसको डेवलप करने के लिए? ब्रेन को डेवलप कर ब्रेन को डेवलप करने के लिए सोचना है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। और कोई कुछ बोल सकता है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तीनों लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं क्या? यस, उनको दीजिए। सर, इन तीनों कोट्स में हम हमारे मन की इच्छा शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात कर रहे हैं मन की इच्छा शक्ति को, मन की ताकत को। ठीक है, राइट। और कोई? तो बहुत सही है, दोनों के जवाब एकदम सही है। ये सब लोग बात कर रहे हैं माइंड के बारे में। और माइंड से ही क्या, माइंड का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ माइंड? माइंड का काम क्या है? मेन काम क्या है माइंड का? बच्चों में से कोई? माइंड का काम क्या है? यस बेटा। उधर 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 लास्ट में उनको बोलो, उनको लास्ट, वो लास्ट में हाथ ऊपर किया तुम। माइंड का काम है सोचना। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो माइंड का काम है सोचना, मतलब सोचने की ताकत बढ़ाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने एजुकेशन का। अगर वो नहीं बढ़ रहा है आपका, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ के क्या करूंगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पढ़ाई का क्या फायदा होगा सोसाइटी को, या मुझे, या मेरे रिलेटिव्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे समाज को, मेरे कम्युनिटी को, मेरे देश को, तो कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का। राइट? मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये भी सोचने की ताकत निर्माण करना, ये है काम सोचने का। तो सबने क्या बोला है? अपने अपने मन का विकास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो बुद्धा ने बोला है, बाबा साहब ने बोला है। ठीक है? तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि अपने विचारों से ही सब कुछ होता है। बुद्धा कहते थे कि अपने विचारों पे ध्यान दो, विचारों पे ध्यान दो, विचार शब्द बन जाते हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही शब्द आएंगे। अपने विचारों पे ध्यान दो, विचार शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पे ध्यान दो, शब्द क्रिया बन जाती है। अपनी क्रियाओं पे ध्यान दो, क्रिया आदत बन जाती है। अपनी आदतों पे ध्यान दो, आपका आदत आपकी चरित्र बन जाता है। और आपका चरित्र पे ध्यान दो, क्योंकि वही आपका भविष्य बन जाता है। तो आपके विचार आपका भविष्य बना रहे हैं। अगर आप विचार करेंगे कि मैं जीवन में कुछ कर जाऊंगा, मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये केवल विचारों से शुरुआत होता है। अगर आप विचार भी नहीं करेंगे कि मैं ऐसा कुछ बनूंगा, तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। तो अपने विचारों से होता है। मैं इसकी थोड़ा और बता सकूंगा। आपके अगर विचार, सपोज मान लो कि आपके घर में रात को 10:30 बजे बेल बजती है, आप दरवाजा खोलते और देखते एक ऐसे व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपको बहुत मजा नहीं आता उससे मिलके। ऐसे व्यक्ति को देखोगे तो आपके मन में विचार क्या आएंगे? विचार आएंगे, क्यों आया ये इस वक्त, फालतू मेरा दिमाग खराब। जैसे ये विचार आएगा, आपके शब्द भी वैसे होंगे। बोल, क्या काम है? बोल, बाहर से ही, दरवाजे से। और शब्द ऐसे आएंगे, तो अगर उसने ऐसे बोला, तुझे तमीज नहीं है क्या कैसे बात करने की, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? एक लगा के दूंगा, क्रिया भी हो जाएगी। और जैसी क्रिया बनेगी, इसकी अगर बार बार रिपीटेशन होगा तो वो आदत बन जाएगी। और जैसे आदत, तो ये बोलेगा ये झगड़ालू इंसान है, आपका कैरेक्टर बन गया, चरित्र। और झगड़ालू आदमी जीवन में प्रोग्रेस नहीं करता। राइट? तो आपके विचार आपका चरित्र और आपका भविष्य बना रहे। विचार अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, और अपने को बढ़ावा देने के लिए होने चाहिए। कभी भी पॉजिटिव और अपने आप को डेवलप करने वाले विचार होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? ये एक बात है। तो अभी हम लोग आते हैं 8 सीक्रेट पे। ठीक है? तो
बुद्धा में हमेशा बोला है, बुद्धा ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक छोटी सी वो बताई है, बहुत ही सिंपल, आज तक किसी भी किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बुद्धा ने जो बोला है वो बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है ना। वो क्या बोलते हैं कि अपने आप को देखो, रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को देखो, मेरे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। दूसरा, रिफ्लेक्शन के बाद उसने बोला है इवैल्यूएट करो कि जैसे आपने देखा कि मेरे में ये आदतें सही है, ये आदतें सही नहीं है, मालूम पड़ गया। तो अभी उसको इवैल्यूएट करो, ये आदतों से कितना नुकसान होने वाला है, ये आदतों से कितना फायदा होने वाला है, और फिर एडजस्टमेंट करो, जिससे नुकसान होने वाला है वो बंद कर दो, जिससे फायदा होने वाला है वो बढ़ाओ। मान लो आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, 9 बजे तक सोते रहते हो, रात को 1:30 बजे तक जागते रहते हो। अब आपको मालूम है कि ये सही नहीं है, तो इवैल्यूएट करो कि ये सही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं सुबह 7 बजे के उठने की कोशिश करूंगा। एडजस्ट करो आदतों को, अपने आप प्रोग्रेस होगा, अपने आप होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, कोई आके करने वाला नहीं है, कोई बाहर से आपकी आके मदद करने वाला नहीं है। यही बोलते हैं अत्तदीप भव, खुद को खुद प्रकाशित करो, राइट। तो ये एक बात भी मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 8 स्टडी सीक्रेट। पहला सीक्रेट, आपको मालूम है क्या, अगर मैं एक सवाल पूछता हूं कि मैं इसे सीक्रेट बता के फिर सवाल करूंगा। सीक्रेट उनका यह है कि वो रोज पढ़ाई करते हैं, पहला सीक्रेट। और इसकी तुलना हम करेंगे क्रिकेट के खेल से, क्योंकि क्रिकेट बहुत फेमस है बच्चों में, स्टूडेंट्स में है, बहुत पॉपुलर है। अगर हमको 300 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, तो हर ओवर में कुछ रन बनाने पड़ेंगे ना, कि एकदम लास्ट में 5 ओवर में बना लेंगे 300 रन, बना लेंगे क्या? एवरी ओवर यू हैव टू टेक 4-5 रन्स, राइट, तभी जाके आप मैच जीत पाएंगे। तो वो रोज पढ़ाई करने का कारण क्या है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं तो लास्ट मिनट में 1 महीने में सब कर लेता हूं, मैं बहुत क्लेवर हूं। ऐसे होता नहीं है, हमारा ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं जब पढ़ाई करके सब कुछ आता है मुझे पढ़ाई करते वक्त, तो जब मैं लिखने जाता हूँ कुछ याद नहीं आता। उसका मेन कारण है कि हम लोग लास्ट मिनट में तैयारी करते हैं। हमको रोज़ पढ़ना है। जो टॉपर्स होते हैं वो रोज़ पढ़ते हैं। अगर आपको टॉपर के लिस्ट में आना है तो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मेरा ये एडवाइस है कि कोई गोल रखो, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का और साल भर का, कि मैं क्या करूँगा पढ़ाई के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा। रोज़ लिखो, रोज़ पढ़ो। तो पहला क्या है सीक्रेट, वो रोज़ पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ सीखना है, लिखना है। रोज़ क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है, और लिखने की भी आदत होनी चाहिए। केवल मुझे ये मालूम है उससे मार्क मिलेंगे क्या, नंबर? हमको केवल पता है इसलिए नंबर मिलेंगे क्या? हमको लिखना भी पड़ेगा ना, तो लिखने के नंबर होते हैं। तो रोज लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो समय हमको मिलता है उस समय में हमको लिखने आना चाहिए। तो रोज पढ़ो और रोज लिखो। तो इसका एक उदाहरण क्या है कि अगर एक बूंद पानी का रोज एक पत्थर पे गिरते रहेगा, रोज कंटिन्यूसली, तो पत्थर में एक होल हो जाएगा नहीं होगा? रोज 1 साल भर गिरते रहा पानी का एक बूंद, तब भी वो पत्थर को भी तराश सकता है। इसका मतलब रोज में बहुत ताकत है। जो चीज को रोज करते हो ना उसका बहुत फायदा है। रोज थोड़े देर के लिए पढ़ाई करना है, मतलब 8 घंटे नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 घंटा तो 1 घंटा, बट रोज का मतलब ये नहीं कि मैं बीमार भी हूं तो करूं, ऐसे नहीं, बट ज्यादातर एवरीडे में बहुत ताकत है। तो ये पहला सीक्रेट है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट सीक्रेट? वो रोज, टॉपर्स लोग रोज, जोर से बोलना है, वो रोज पढ़ते हैं, राइट। दूसरा सीक्रेट, अभी क्या होता है, पढ़ने का एक नियम है। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि पढ़ते वक्त हमको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, या हम रिकलेक्ट नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? हमारे ब्रेन में ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं लगातार 3-4-5 घंटे पढ़ूं और सब मुझे याद रह जाए, ऐसी सुविधा नहीं है। एवरेज ह्यूमन बीइंग डजंट हैव दिस पावर। हमारी एक क्लास, जो कॉलेज की या स्कूल की क्लास, कितने मिनट की रहती है एक क्लास? 45 मिनट्स रफली। वो क्यों रहती है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन 45 मिनट से ज़्यादा
एक बार ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकता, हमें समझ में नहीं आएगा उसके बाद में। तो पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है, आप चाहे तो 8 घंटे पढ़ सकते हो लेकिन ब्रेक के साथ। जैसे क्रिकेटर में क्रिकेट खेलते वक्त ब्रेक्स होते हैं, है ना, टाइम आउट होता है ना, टाइम आउट और ब्रेक्स क्यों होता है? क्योंकि उनको नई ऊर्जा मिलनी चाहिए ना। वैसे ही हमारे ब्रेन को थोड़ी ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो जापान में इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। जापान में पोमोडोरो, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चला पोमोडोरो टेक्निक। वो उन्होंने ढूंढ के निकाला कि वहाँ की लाइफस्टाइल में 25 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला है पोमोडोरो, उसका ऐप भी है। वो बोलते 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक लेते वक्त व्हाट्सअप या फेसबुक या कुछ ऐसे मीडिया में नहीं जाना है, केवल मनन करना है, शांत रहना है, कुछ नहीं करना है। सीखना है कि 25 मिनट में मैंने क्या सीखा, बस बैठे रहना है चेयर पे, राइट। तो ब्रेक करके सीखते हैं। तो दूसरा सीक्रेट ये है कि वो लगातार नहीं पढ़ते, टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। मतलब 45 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। वो 5 मिनट का ब्रेक आपको नई ऊर्जा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी टॉपर्स लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है ऐसा करना पड़ता है। दे नो हाउ ब्रेन वर्क्स, क्योंकि उनके माता पिता, उनके पूर्वज, उनको सबको बहुत दिनों से ये पढ़ाया गया है। हमको नहीं पढ़ाया गया है, हमको नहीं पता ये सब। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं और फिर बाद में 2-3 घंटे 8 घंटे पढ़ने के बाद हमको लगता है मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, तो आप ब्रेक लेके पढ़िएगा, टुकड़े टुकड़े में पढ़िएगा। लेकिन जब ब्रेक लेते हैं तब आपको ये सोचना है कि मैंने दूसरा काम नहीं करना है, पढ़ाई वाला ही काम करना है, शांत बैठना है। ठीक है, और अलग अलग विषय को पढ़ना चाहिए। वो क्या करते हैं, एक दिन में मैथमेटिक्स तो पूरा 8 घंटे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि जैसे ही वेराइटी दोगे उसको इंटरेस्ट निर्माण होता है ब्रेन में। ब्रेन को इंटरेस्ट आना चाहिए, तो वेराइटी होना चाहिए। 2-3 सब्जेक्ट मिला के पढ़ना है। एक साथ एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने से थोड़ा सा हम फटीक सा हो जाता है, नहीं करना है उसको। और प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाओ। जैसे किसी को मैथमेटिक्स कमजोर लगता है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसी को इंग्लिश कमजोर लगता है तो उसको इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिसको प्रायोरिटी दोगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। कभी बच्चे बोलते मुझे जो डिफिकल्ट लगता है वो उसी को नहीं पढ़ते हो, तो वो कैसे समझ में आएगा? उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा जो डिफिकल्ट या आसान नहीं लगता। जो डिफिकल्ट या आसान नहीं लगता है उसको पहले पढ़ना है जब हमारा एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कुछ लोगों की एनर्जी सुबह अच्छी रहती है, कुछ लोगों की एनर्जी रात को अच्छी रहती है। जैसे मुझे सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रात को देर तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चों को हो सकता है रात को 10 बजे अच्छा साइलेंस रहता है, घर में माहौल सब सोए रहते हैं तो अच्छा लगता होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये सब हर एक का अलग अलग साइकिल होता है। लेकिन जिस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, अभी पढ़ने का मन हो, तब डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तब क्या होगा, ऑब्जर्व ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं, सब आसान आसान वाले सब्जेक्ट 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं और जब 15 मिनट बचते तब डिफिकल्ट वाला निकालते, तब तो नींद आएगी, तब नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को सोकर पढ़ने की आदत है। सोकर पढ़ने से कभी भी हमको समझ में नहीं आता। स्ट्रेट, ये नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हमको समझ में आना चाहिए तो नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए। योगा करते हुए नहीं पढ़ना है ना। बहुत सारे लोग योगा करते हुए पढ़ते हैं, तो वैसा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा बैठ के एक जगह बैठ के पढ़ना है। ठीक है, और ऑफकोर्स जो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों को दूर रखना है ना। वो तो पता है आपको डिस्ट्रैक्ट क्या करता है, उसको दूर रखना है, उसको पास में नहीं रखना है। तो ये क्या दूसरा सीक्रेट। पहला सीक्रेट क्या था? पहला सीक्रेट क्या था? वो रोज पढ़ते हैं। दूसरा सीक्रेट क्या था? वो लगातार नहीं पढ़ते, वो टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। राइट, टुकड़े टुकड़े 45-5 45-5 45-5। राइट। तीसरा सीक्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सारे बच्चों में ये लागू होता है। वो अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। कौन? मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, टॉपर का सीक्रेट बता रहा हूं ना। वो हमारे अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। वो शंका मतलब अपने डाउट्स को अपने पास नहीं रखते। जैसे किसी बच्चे ट्यूशन में जाते हैं या क्लास में जाते हैं, उनके मन में डाउट आता है, ये कैसे किया समझ में नहीं आया। अब वो बोलते जाने दो यार, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्या करना है, छोड़ देंगे इसको। ऐसा टॉपर लोग नहीं करते। वो शंकाओं का समाधान करते हैं हमेशा। टीचर से नहीं होगा तो ब्रदर से पूछेंगे, क्लेवर बॉय से पूछेंगे, दूसरे टीचर से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, किसी से तो पूछेंगे, लेकिन सवाल का डाउट नहीं रखते अपने मन में।
वो कभी भी नहीं रखते, वो डाउट को क्लियर करते हैं। तो आपको तीसरा सीक्रेट है, अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज में डाउट आएगा, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सवाल अगर मैं पूछूंगा क्लास में तो लोग मुझे दब्बू बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, है ना, इसलिए सवाल नहीं पूछते। मैं भी बहुत पीछे बैठता था, हालांकि मैं क्लास में काफ़ी क्लेवर था, लेकिन मैं पीछे बैठता था क्योंकि मुझे लगता था कि सामने बैठेंगे तो सवाल पूछेंगे टीचर। लेकिन हमने हमेशा सवाल पूछना चाहिए टीचर को, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो मूर्ख नहीं होता, वो केवल एक बार मूर्ख होता है। जो सवाल पूछता है वो एक बार मूर्ख होता है क्योंकि एक बार सवाल पूछता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता वो हमेशा के लिए मूर्ख रहता है क्योंकि उसको आता ही नहीं है वो। इसलिए सवाल हमेशा पूछना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ही नहीं आ रहा तो टीचर को कैसे आएगा, तो ये भी एक गलत फहमी है। टीचर अपने से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये मान लेना चाहिए। अगर वो टीचर को नहीं आएगा किसी और टीचर से पूछना है। और हम क्लास में इसलिए तो जाते हैं कि टीचर हमको कुछ सीखा है, तो उसे पूछने में डरना क्यों? डरना नहीं है, पूछना चाहिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये भी आपका ध्यान रखना चाहिए आपने, कि अपने टीचर से जल्द उसका समाधान कर लेना चाहिए सवालों का। जो भी डाउट आएगा, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डाउट नहीं रखना है, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये चौथा सीक्रेट है। तीसरा, तो पहला सीक्रेट क्या था? वो रोज पढ़ते हैं। दूसरा सीक्रेट क्या था? वो लगातार नहीं पढ़ते, वो टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। तीसरा सीक्रेट क्या था? सबने बोलना है जितने बच्चे हैं। डाउट, वो शंकाओं का समाधान करते हैं, राइट। चौथा सीक्रेट, वो किसी भी क्लासेस को मिस नहीं करते। अब ये तो बहुत कॉमन है, जो भी 11th 12th में है वो तो क्लासेस को मिस करना बहुत कॉमन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में ये भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई कि 95% अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन आप, ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक स्टडी हुई है, टॉपर्स लोगों की स्टडी, उसमें 95% टॉपर 90% अटेंडेंस लेते हैं, क्लासेस में कभी मिस नहीं करते हो, ट्यूशन की क्लासेस हो या कॉलेज की क्लासेस हो। एक स्टडी हुआ था टॉपर्स लोगों का, उसमें 95% ऑफ टॉपर्स नेवर मिस्ड 90% ऑफ क्लासेस। तो आप क्लासेस को मिस नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि क्लासेस में वो बच्चे जाते हैं जो थोड़े मंद बुद्धि होते हैं। गलत है, ये मिथ है। खुद से पढ़ाई नहीं हो सकती, हम खुद को इतना अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते किताब से, क्योंकि क्लासेस में कुछ और चीज़ें बताई जाती है जो हम किताबों में नहीं लिखी होती है। इसलिए क्लासेस को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासेस को अटेंड करने से डाउट भी आएगा। उसका एक फ़ायदा हम लोग जरूर कर सकते हैं कि जो क्लासेस में सिखाने वाले वो पहले से पढ़ के जा सकते हैं। वो पहले से पढ़ के जाने से क्या होता, क्लासेस में ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा सवाल मन में आते हैं, तो हम उसका उत्तर अच्छी तरह से दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो हमने क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए, चौथा सीक्रेट है। 4 सीक्रेट हो गए। पांचवा सीक्रेट है, ये बहुत कॉमन है, वो अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। खाने पीने पे ध्यान क्यों देना चाहिए? वो तो मम्मी है, लेकिन मम्मी का सुनता कौन है? क्या खाना चाहिए ये तो हम डिसाइड करते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे पास 4 ऐसे रिसोर्सेस है जो फूकट है, फ्री। 4 रिसोर्सेस है। और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास बहुत सारी नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके पास 4 फ्री के रिसोर्सेस है, उसका उपयोग करना चाहिए। पहला रिसोर्स है अपना शरीर, अपनी बॉडी। अगर बॉडी को ठीक नहीं रखोगे तो मन ठीक नहीं होगा, माइंड ठीक नहीं होगा, ब्रेन ठीक नहीं होगा। बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। जितनी बॉडी अच्छी है उतना माइंड अच्छा होता है। तो खाने पे केवल डाइट जो है, नॉट ओनली इट इज अबाउट बॉडी, इट इज अबाउट ब्रेन आल्सो। ब्रेन की भी डाइट है, मालूम है आपको? ब्रेन अच्छा बनने के लिए कुछ खास चीजें खाना पड़ता है। तो ये भी हमने समझना चाहिए। लेकिन आसानी से अगर मैं बता दूं, आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है वो खाना जो मम्मी बनाती है, बहुत आसान है। और बाकी मम्मी पे छोड़ दो कि वो पढ़े कि ब्रेन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
मैं ये 10th और 12th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन टेल यू व्हाट इज गुड फॉर ब्रेन, है ना। लेकिन जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल, जो भी अच्छी, जो आपको पसंद नहीं आता वो सब ब्रेन के लिए अच्छा है, समझ लो। नॉर्मली ऐसे होता है, आप उसको खा लो, ये समझ के खा लो कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है। तो अब वो अपने टॉपर्स लोग ऐसा नहीं करते। टॉपर्स लोगों को ये नहीं मालूम रहता कि क्या खाना बन रहा है, उनको ये रहता है कि मुझे खाने में 5 मिनट लगाने हैं बस। क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सब उनके पास नहीं रहता इसके लिए टाइम, ये सोचने का टाइम नहीं रखते हो। बोलते ये तो मम्मी का काम है, मुझे ये फालतू का काम नहीं सोचना है क्या बनना है, मुझे तो केवल 10 मिनट है मम्मी, रेडी है तो आ जाओ, बस खा लेने का जो दिया है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम खाते हैं उससे ब्रेन का विकास होता है, बॉडी का विकास होता है, और ब्रेन और बॉडी का विकास होना जरूरी है। तो मैंने जैसे बताया था, हमारे पास 4 फ्री के रिसोर्सेस है। पहला है बॉडी, दूसरा है ब्रेन मतलब माइंड, तीसरा है हमारा समय। अगर खाने पीने पे बहुत विशेष ध्यान दोगे, ये चाहिए वो चाहिए, तो समय बर्बाद होता है। अच्छा भेंडीची भाजी कशाला बनवली असं म्हणून तुमचा वेळ खत्म। तो ये टाइम किसके पास है, टाइम की तो कमी है, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और चौथा रिसोर्स है हमारा मेमोरी। मेमोरी और ब्रेन का, ब्रेन मेमोरी किधर होती है, ब्रेन में, तो ब्रेन अच्छा होगा तो मेमोरी अच्छी होगी। तो मेमोरी के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती है जो हमारी विटामिन और मिनरल्स हमको मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो मेमोरी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो याद नहीं रहेगा। ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि आपको हैंडसम ब्यूटीफुल बनाना है, वो मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। आपका वजन घटाना या बढ़ाना है उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, वो अपने आप होगा। जरूरी क्या है कि हमकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इन बॉडी माइंड इन दोनों का एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो बॉडी का एक्सरसाइज होना जरूरी है, इसलिए कोई ना कोई 1 घंटे का बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर आप खेल नहीं रहे हो तो, खेल रहे हो तो 1 घंटा बहुत बढ़िया है। किसी भी क्लास में हो, 12वीं में हो, नीट देना हो, JEE देना हो, कुछ भी हो, 1 घंटा बॉडी को देना जरूरी है, राइट? नहीं तो बॉडी आजारी होईल, राइट? अगर आपके पास एग्जाम के समय खांसी होने लगा, सर्दी होने लगी, तो एग्जाम अच्छी जाएगी क्या? नहीं, फिट होना पड़ेगा। तो बॉडी का डाइट है और बॉडी की एक्सरसाइज है। वैसे माइंड की एक्सरसाइज है। तो माइंड की एक्सरसाइज है कि हमने अच्छा, मतलब मैं अगर बताना है तो आपको बोलो पंचशील का पालन करो तो माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा, राइट? स्मॉल, छोटे इसमें, राइट? तो आपको अच्छी बातों पे ध्यान देना है, गलत बातों पे ध्यान देना नहीं है। गुस्सा नहीं करना है लोगों का, लोगों के बारे में हेटरेट नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करना है ना? ये सारी बातें मन को अच्छा रखती है, ये सब जरूरी है। ये जो करता है वो टॉपर बनता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता इन बातों पे। मुझे इसने ये क्यों बोला, मुझे उसने वो क्यों बोला, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि मेरा आज पढ़ाई जो डिसाइड किया था वो हुआ कि नहीं, उससे फर्क पड़ता है। तो उससे फोकस करना चाहिए हमने, राइट? तो ये है 5वां सत्य, 5वां टॉपर का सीक्रेट, कि वो अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि थोड़ा बारिश वारिश हो रही है, अभी पढ़ना भी है मैथमेटिक्स या कोई बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो थोड़े भजे वजे मिलेंगे तो मज़ा आएगा। नहीं मज़ा आएगा, तली हुई चीज़ें खाने से नींद आती है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि मेरे को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, खाने में नहीं, है ना? बाबा साहब कहते थे कि लोगों को एडिक्शन लगना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे कभी बोला था, ऐसे तो कभी नहीं बोला था बाबा साहब ने। बाबा साहब ने बोला था एडिक्शन लगाओ, लत लगाओ, किसकी? पढ़ने की, पढ़ने की लत लगाओ बोला है, दूसरी लत नहीं, ठीक है? तो इस पे ध्यान देना चाहिए। स्टडी सीक्रेट नंबर 6, रिपीट करें फिर से। स्टडी सीक्रेट नंबर 1, रोज पढ़ना है। नंबर 2, लगातार नहीं पढ़ना है, टुकड़े टुकड़े में पढ़ना है। तीसरा जी, अपने डाउट नहीं रखना है, शंकाओं का समाधान करना है। चौथा, मुझे सुनने नहीं आ रहा है, क्लास मिस नहीं करना है। 5वां, यस। अभी स्टडी सीक्रेट नंबर 6 पे आते हैं। बहुत सारे लोग जब फेल हो जाते किसी एक टेस्ट में,
असफल हो जाते किसी टेस्ट में, तो वो दुखी हो जाते हैं, बोलते मेरे से नहीं होगा। एक खास करके मैंने देखा है जो 12वीं के बच्चे हैं जिनको नीट में या JEE में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, वो देखते क्लासेस लगाते हैं, और क्लासेस लगाने के बाद वो जब उनके नंबर कम आते कास्ट की टेस्ट में, तो उनको लगता मेरे से नहीं होगा अभी, और वो पढ़ना बंद कर देते हैं और केवल क्लासेस में वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा ने लगाए हैं। एक टेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ी सीक्रेट नंबर 6 है, वो असफलताओं से डरते नहीं है, वो असफलताओं से सीखते हैं। ठीक है, असफलताओं से क्या करना है? सीखना है, सीख लेना है ना। एक कविता बहुत फेमस है जिसको हालांकि हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से फेमस है, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं है, वो अमिताभ बच्चन ने क्लैरिफाई किया था, वो किसी और ने लिखी है, सुंदरलाल शास्त्री या कोई, उन्होंने लिखी है। वो कविता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। तो उन्होंने क्या बोला है? असफलता एक चुनौती है। अरे मुझे नहीं आया क्या, नंबर कम आ गए क्या, चुनौती, अगले एग्जाम में दिखाऊंगा। उसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई है, टेस्ट में मेरे नंबर क्यों कम आए, उसको सोचो तो, क्या मैंने नहीं पढ़ा था, क्या कमी रह गई। हम लोग क्या करते हैं, नंबर कितने इतना देखते, गलतियां क्या हुई है वो नहीं देखते। जब गलतियां क्या है वो नहीं देखोगे तो सुधारोगे कैसे? सुधारने के लिए देखना जरूरी है, राइट। तो अगर हमारी मिस्टेक्स या एरर होती है, उससे सीखना है, तो उसकी 4 बातें करनी है। कभी भी हमारे से कोई भी फेलियर हुआ, कोई भी मिस्टेक हुई, कोई भी असफलता हुई, तो 4 बातें करना है। पहली बात, उसको जानो या समझो। पहली बात समझो कि गलती क्या हुई है, पहली समझो। दूसरी मानो मेरी गलती हुई है। अब जैसे ही आपने टीचर, पापा, मम्मी, क्लास, कोचिंग, इसको ब्लेम किया तो सुधार नहीं होगा। पहला क्या करना है? समझो गलती क्या हुई है। दूसरा, मानो कि मेरे से हुई है। तीसरा, सुधारो। और चौथा, भूल जाओ। तो 4 बातें क्या बोली है? समझो, दूसरा मानो, तीसरा सुधारो, और चौथा, लेकिन लोग क्या करते, चौथा नंबर पहले कर देते, गलती हुई कि भूल जाते हैं। अब सुधार कैसे होगा? स्टेप जैसे मैंने बोला वैसी स्टेप है। पहला, समझो क्या गलती हुई है। दूसरा, मानो मुझसे हुई है। तीसरा, सुधारो, और चौथा, फिर भूल जाओ। भूलने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सुधारने के बाद याद रख के क्या करोगे? इतना वजन, अगर मेंदूवर इतकं वजन होईल तर तुम्ही खाली जाणार, वरती जायचंय तुम्हाला, हवेत उडायचंय। तो मेंदूवरचं वजन थोडं कमी करायचं। तो त्यामुळे भूल जाने का, मिस्टेक हो गई, चलो कल की बात थी, आज तो मैंने सुधार लिया। मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक अंटिल इट इज रिपीटेड एवरी टाइम। आज मैंने गलती की, अगर सुधार लिया तो उसको मिस्टेक नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको बार बार करने से वो बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बार बार नहीं करना है। तो असफलताओं से वो सीखते हैं। ये 6 सीक्रेट था। अब 7वां, जैसे कि हर चीज करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स रखते हैं, वैसे ही पढ़ाई करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होना जरूरी है, क्योंकि ये आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। हम लोग केवल मोनोटोनसली पढ़ते रहेंगे तो हमसे नहीं होगा, हमको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों से। तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना, अपने नोट्स होने चाहिए। खुद लिखना है मैंने क्या पढ़ा है, स्कूल में नोट लेने का है, क्लासेस में नोट्स लेने का है, और खुद पढ़ोगे उसके नोट्स लिखना है, और इसको मिला के अपने नोट्स बनाने के हैं। ठीक है, ये करने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने बोला टाइम को बचाओ। कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा ड्रेस खरीदना है, ये इसमें ध्यान मत दो। कौन सा खाना खाना है, इस पे ध्यान मत दो। ध्यान दो मुझे पढ़ना क्या है, टाइम बचाना है ना। ये टाइम में खर्चा मत करो कि मुझे व्हाइट कलर का चाहिए, ये डिज़ाइन का ड्रेस चाहिए, ऐसे मेरे बाल होने चाहिए, इस पे फोकस मत करो।
ये आपको ग्रोथ पे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक अपने पहले होना चाहिए, नोट्स अच्छे होने चाहिए। नोट्स लिखने की पद्धत होने, ऐसा नहीं पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया। अपने को जितना समझ में आया, जो इंपॉर्टेंट है, जो बाद में याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको आर्ट स्टडी सीक्रेट, तो आपको कैसे याद रहेगा, रिपीटेशन से होता है। तो आपको टेक्निक भी मालूम होनी चाहिए। हम लोग को एक हमारा होता है फॉरगेटिंग कर्व, भूलने की कर्व बोलते हैं उसको। जितना भी हम लोग सीखते हैं वो 24 घंटे में 20 to 30% भूल जाते हैं। जितना भी मैं आज बोलूंगा ना, आपको 24 घंटे में पूछूंगा, मैंने इतने बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि आप भूलना नहीं है। नहीं तो आपका क्या होगा, किसी को भी 24 घंटे के बाद पूछोगे वो आर्ट स्टडी सीक्रेट रामटेके साहब ने बताए थे, बताओ, याद नहीं है। एक दो याद रहेंगे, क्योंकि हमेशा हर एक का मेमोरी ऐसी होती है। आप में से कितने अच्छे बच्चे हैं जिनको सुबह उठ के अपने मम्मी से अपना नाम पूछना पड़ता है? कोई है? मतलब सबकी मेमोरी एक जैसी है और सबको 24 घंटे में 30% तक भूलने की चांसेस है। 24 घंटे में 30%, 24 घंटे में 30%, 3 दिन में 60%, 7 दिन में 80% और 1 महीने में 28 दिन में लगभग सब भूल जाते हो। बहुत कम याद रहता है अगर उसको रिपीट नहीं करोगे तो हमको रिवाइज करना जरूरी है, रिवीजन। तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये जो 7वां स्टडी सीक्रेट था कि टूल्स एंड टेक्निक्स, तो हमने कुछ टूल्स एंड टेक्निक यूज करना चाहिए। जैसे नोट्स लेना एक टूल हो गया। नोट्स लेते वक्त ऐसे नोट्स लो जो आपके लैंग्वेज में होने चाहिए, आपने बनाने चाहिए, ठीक है। और याद रखने से ज्यादा समझने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ लो। अब कोई भी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या सोशल साइंस पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझना जरूरी है। याद रखने के ज्यादा समझ में आना चाहिए। फिर कुछ डायग्राम निकाल के देखना चाहिए। मतलब हमको कुछ टूल्स यूज करेंगे तो याद रखने की, मतलब हमारा लर्निंग का प्रोसेस 2 होता है। लर्निंग में 2 चीजें आनी जरूरी है। लर्निंग का मतलब, जैसे किसी ने बोला मुझे कि मैं आज मतलब बिरयानी बनाने का रेसिपी सीख लिया, मैंने बिरयानी बनाने का रेसिपी मैंने सीख लिया। उसको पूछो क्या होता है, वो नहीं पता, तो उसने सीखा है क्या? अगर किसी ने मुझे बोलिया आज मैंने बिरयानी कैसे बनाना का है, उसका रेसिपी सीख लिया, और उसको पूछा कैसे बनाते बताओ, तो बोला नहीं वो तो याद नहीं है मुझे, तो उसने सीखा है क्या? नहीं। सीखने में 2 चीजें होनी चाहिए। पहले तो क्या मैंने सीखा वो एक्वायर करना चाहिए नॉलेज को, दूसरा याद भी रहना चाहिए। हमें जो सीखा वो याद भी रहना चाहिए ना। अगर याद नहीं है तो वो सीखने के बराबर नहीं होता, याद भी रहना चाहिए वो जो सीखा है वो। तो ये दोनों चीजों के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। तो नोट्स निकालना, अंडरलाइन करना, कलर में लिखना, लिखने की प्रैक्टिस करना, और बहुत सारी दूसरी चीजें होती। मेमोरी रिटेंशन की कभी हम लोग क्लास लेंगे, कभी मौका मिलेगा तो याद कैसे रहता है उसके बारे में हम लोग और ज्यादा बढ़ाएंगे। हमारी क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ मिनटों के लिए, मतलब कुछ सेकंडों के लिए याद रहता है, उसके बाद में हम लोग भूलने लगते हैं। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने के लिए हमको रिवाइज करना पड़ता है। तो जैसे भूलने की कर्व है तो उसी वक्त याद करने का। 24 घंटे में हम 30% भूल जाते हैं, तो 24 घंटे में रिवाइज कर लो। मतलब एक दिन में रिवाइज करना, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ने के पहले पहला चैप्टर याद रखने का, थोड़ा रिवाइज करने का। फिर 3 दिन में एक बार और करके देखने का, क्योंकि 3 दिन में और ज्यादा भूलते हैं। फिर 7 दिन में एक और बार करने का, और फिर 1 महीने के बाद 1 बार करने का। ऐसा अगर आप करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे। जिसको रिटेन करना है, जिसको रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम हॉल में, तो ये रिवीजन की प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी है। कितने दिन में? पहला 24 घंटे में, 1 दिन में, दूसरा 3 दिन में, तीसरा 7 दिन में, चौथा 1 महीने में। याद रहेगा। और नोट्स निकालने के बारे में मैंने बताया था। अभी एक लास्ट वाला बचता है। लास्ट स्टडी सीक्रेट है, वो अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं।
टॉपर लोग क्या करते हैं, वो अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। मैं बार बार समय के बारे में भी बता रहा था आपको, 4 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, माइंड, बॉडी, समय और मेमोरी। ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सब फ्री में है, आपको ही करना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो समय को मैनेज करते, कुछ लोग बोलते हैं मैं 12वीं में हूँ, मेरा नीट वीट देना है, मेरे को JEE एडवांस देना है, किसी से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, क्लासेस घर, ऐसे भी नहीं करना है। कुछ समय हमको रिक्रिएशन भी होना चाहिए, ब्रेन सशक्त होना चाहिए, जितना समय उसके लिए भी निकलना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए, घर के लोगों के साथ रहने के लिए, खेलने के लिए, ये भी ज़रूरी है। तो हमको समय को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसके वजह से मेरी कोई ग्रोथ नहीं होती है, उन चीज़ों को भूल जाना है कुछ दिनों के लिए, उन चीज़ों को भूल जाना है ना। तो उन चीज़ों को भूलोगे तो टाइम आपके पास मिलेगा। तो 2 तरह की चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें हमारे लिए अर्जेंट होती है और कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ें अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है वो तो करना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं तो कौन सा काम पहले करोगे? जैसे आपको मोबाइल को चार्ज करना है, रिचार्ज या चार्ज, नॉट रिचार्ज, चार्ज, मोबाइल को चार्ज करना है, और दूसरा आपके गैस लीक हुए है, उसको गैस को बंद करना है, किसको पहले करना है? तो प्रायोरिटी आपको मालूम होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी का काम है उसको नहीं करते हैं, समय को वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो जो प्रायोरिटी है मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। अर्जेंट चीजें तो करना ही पड़ता है ना। अगर कुछ अर्जेंट हो गया है, दरवाजे पे बेल लग गई, बेल बजी और मैं अकेला ही घर में हूं तो जाके खोलना ही पड़ेगा, अर्जेंट हो गया हो। हालांकि आप पढ़ रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जो अर्जेंट हो गया उसको तो करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम सोचते कि 12 महीने बाद एग्जाम है इसलिए अभी से क्या पढ़ना है। लेकिन ऐसे होता है ना, हमारे लाइफ के साथ भी होता है। बहुत सारे लोगों को चलते वक्त, ये ध्यान से याद, सब लोग सुन सकते हैं इसको, बहुत सारे लोगों को चलते वक्त छाती में दर्द होता है, लेकिन वो उनको टाइम नहीं रहता ना हॉस्पिटल में जाने से, उसको इंपॉर्टेंट काम नहीं लगता क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो केवल छोटा सा दर्द है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में कुछ हो जाता है और फिर टाइम रहता है हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होने का। तो हमको इंपॉर्टेंट काम को समझना चाहिए। अगर मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा है छाती में तो जाके देखना चाहिए ना। वैसे ही अगर मेरे लिए ये पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर आने इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे एडमिशन मिलना इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन में कुछ बनना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ अभी करना पड़ेगा जब वो अर्जेंट नहीं है। नहीं तो अर्जेंट हो जाएगा, और जब अर्जेंट हो जाता है तब स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस आके कोई अच्छा काम नहीं होता। इसलिए अभी करना है। तो 8वां स्टडी सीक्रेट है, बस 5 मिनट। 8वां स्टडी सीक्रेट है कि वो अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो एक बार हम लोग 8 को रिपीट कर देते हैं और फिर लास्ट में हम इसको समाप्ति पे तरफ जाते हैं, ठीक है। पहला स्टडी सीक्रेट क्या था? वो रोज पढ़ते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, वो असफलताओं से सीखते हैं। 7वां, पढ़ाई में कुछ टूल्स और टेक्निक यूज करते हैं। 8वां, वो टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, राइट। तो ऐसे तो मतलब वी कैन टॉक अ लॉट ऑन ऑल ऑफ दिस, और हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन एक लास्ट वाला मंत्र आपको बताता हूँ। किसी भी आदत को लगाने के लिए एक मैं बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र मतलब एक इक्वेशन देता हूँ किसी भी आदत को लगाने के लिए, क्योंकि अच्छी आदत को या बुरी आदत को अपने आप लगती है। कुछ आदतें अपने आप लगती है, आदतें कोई भी एक ही टाइप से लगती है, उसको आदत लगने का एक ही नियम है, उसको रोज करना है। जो रोज करते हैं वो अपने आप लग जाती है आदत, और वो देखती नहीं कि अच्छी है या बुरी है। इसलिए अच्छी आदतों को अपने आप लगाना पड़ता है, और उसको कैसे लगाना उसके लिए एक मंत्र देता हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोज रोज। एक साथ बोलेंगे बच्चे, रोज रोज, रोज रोज बोलो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे। रोज रोज, जोर से बोलना है, बहुत जोर से। रोज रोज, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे बढ़ाना। तो क्या मंत्र है? जिस चीज की आदत लगाना है उसको रोज करना है। जैसे आपको चलने की, दौड़ने की,
साइकिल चलाने की, स्कूटर चलाने की, कार चलाने की, कुछ पढ़ने की, ज़्यादा देर तक पढ़ने की, कुछ याद रखने की, किसी की भी आदत लगाना है, या अपने को गुस्सा कम करने की किसी के भी आदत लगाना है तो उसको रोज करना है। मतलब रोज गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा कम करना है और थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ते हो और आपको ज्यादा पढ़ने की आदत लगाना है तो आज 1 घंटा पढ़ने की आदत है, 1 वीक भर ट्राई करो 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट करते रहोगे 1 वीक में तो 1 घंटा का 10 मिनट कुछ नहीं लगेगा। ब्रेन ऐसे ही काम करता है। फिर उसके बाद में 1 वीक के बाद 1 घंटा 20 मिनट, फिर 1 घंटा 30 मिनट, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा 10 मिनट, ऐसे करते 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 हम लोग किसी भी आदत को लगा रखते हैं। तो मंत्र क्या है? रोज रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना। एक बार और बोल लेते हैं, रोज 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 थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना। आज आपणास लाभलेल्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटक माननीय श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर, आपल्याला प्रामुख्याने लाभलेले वक्ते आयुष्यमान अनिल रामटेके सर, आमच्या महात्मा फुले आंबेडकर विचार संवर्धनाचे समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित प्रेक्षकगण, विद्यार्थी, सर्वप्रथम मी ज्यांना ज्यांना सक्सेस मिळालेला आहे, बक्षीस मिळालं आहे, त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतोय आणि त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो। मित्रांनो, आत्ताच वक्त्यांनी सांगितलं आहे की विद्यार्थ्यांना आता काय आवश्यक आहे, सविस्तर याविषयी मोटिवेशनल स्पीक म्हणूया ते आयुष्यमान रामटेके सरांनी आपल्याला दिलेलंच आहे। परंतु मला 1-2 शब्द बोलायचे आहे की विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनीसुद्धा त्यांच्या आरोग्यात आणि त्यांच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्यावं। तात्पर्य की ज्यांना विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना आपला जो पालक आहे काय काय आवश्यक आहे ते उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून त्यांच्या मनात अशी काही शंका राहणार नाही की मला हे मिळालं नाही वगैरे। असो, विद्यार्थ्यांना भरपूर मार्गदर्शन मिळालं आहे आणि त्यांनी त्याचा उपयोग घेऊन आपली समोरील वाटचाल सुरळीत चालवावी, एवढेच बोलतोय आणि माझे अध्यक्ष भाषण संपवतो। जय भीम। ती सुगंधित होते आणि सुखावते। चांगल्या माणसाच्या सानिध्याने जीवन आनंदी होते आणि नाते घट्ट होते। म्हणून तुमच्यासारखी चांगली माणसं भेटणे म्हणजेच भाग्य असते। म्हणूनच तुमच्यासारखी चांगली माणसं भेटणे म्हणजेच भाग्य असते। तुमचे प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा असाच राहो। तुमचे प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा असाच राहो ही सदिच्छा असल्याने तुमचे आभार मानणे कर्मपाक्त ठरते। एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा। एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा। कारण व्यक्ती ही कधीतरी संपते, पण व्यक्तिमत्व हे सदैव जिवंत राहते। असेच उत्तम व्यक्तिमत्वचे धणी आपल्या कार्यक्रमाला उद्घाटन म्हणून लाभलेल्या चंद्रपूर वणी आर्णी लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार प्रतिभाताई धानोरकर ह्या आपणाला इथे उद्घाटन म्हणून लाभल्या आणि त्यांनी आज आपला विनंतीला मान देऊन इथे अमूल्य वेळात वेळ देऊन कार्यक्रमात चे उद्घाटक म्हणून त्या इथे स्थान स्वीकारले, त्याबद्दल मी त्यांच्या समितीच्या वतीने त्यांचे इथे मनपूर्वक आभार मानतो। त्याचप्रमाणे आपणाला सगळ्या विद्यार्थ्यांना जे 8 सिक्रेट त्यांनी जे सांगले, जे महत्त्वाचे, खूप महत्त्वाचे होते आणि ते जीवनात माणसाने, मुलांनीच काय सगळ्यांनी आपल्या जीवनामध्ये जर उतरवले तर खरोखर त्यांची प्रगती झाल्याशिवाय इथे राहणार नाही। तर या कार्यक्रमासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून आपल्याला इथे लाभलेत अनिल रामटेके सर, पूर्व अध्यक्ष रेल्वे भरती बोर्ड
आणि प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक भारतीय रेल हे आता आपणाला इथे प्रामुख्याने लाभले. मी त्यांचे या ठिकाणी समितीच्या वतीने मनपूर्वक मनापासून आभार करतो. त्याचप्रमाणे समितीचे अध्यक्ष आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुष्यमान विजय उमरे साहेब यांनी आपला नागपूरहून इथे येऊन त्यांनी आपला इथं मोलाचा वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे इथे या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे समितीचे कार्याध्यक्ष राजूभाऊ खोब्रागडे यांनी आपला इथे अमूल्य वेळ दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच समितीचे सचिव दिलीपजी वावरे साहेब यांनी हा कार्यक्रम एवढा मोठा इथे घडवून आणला आणि इथे प्रामुख्याने ते उपस्थित झाले आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची धुरा त्यांनी सांभाळली. मी त्याबद्दल त्यांची इथे समितीच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या समिती इथे आता या सूत्रसंचालन ज्यांनी केलं, समितीचे सदस्य बंडूजी फुलझेले यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. यानंतर समितीचे उपाध्यक्ष चेतन उंदरवडे साहेब यांनी आपला इथे मोलाचा वेळ इथे या ठिकाणी दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी समितीच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे इथे आम्हाला माया डेकोरेशननी सगळी व्यवस्था आम्हाला इथे करून दिलेली आहे, साऊंड सिस्टीम वगैरे येऊ तेऊ, तर सगळे मी त्यांचं देखील या ठिकाणी समितीच्या वतीने आभार मानतो. तसेच इथे विद्यार्थ्यांनी इथे येऊन जे आमचा हा कार्यक्रम सुशोभित केला आणि एवढ्या पावसामध्ये देखील बराच वेळ होणे इथे थांबले ते आणि त्याने आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी त्या विद्यार्थ्यांचे देखील इथे आभार मानतो.